मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है भूकंप। अब देखिए, भूकंप को पढ़ाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। स्टार्ट करते हैं हम भूकंप। अब देखिए, भूकंप समझने के लिए सबसे पहले आप समझना थोड़ा सा कि हमारी पृथ्वी है ना कई प्लेटों से मिलकर बनी। इस प्रकार एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, दूसरी प्लेट के ऊपर तीसरी प्लेट, इस प्रकार हमारी पृथ्वी कई प्लेटों से मिलकर बनी है। इस टाइप से एक प्लेट हो गई, दो, तो ऐसी कई प्लेटों से मिलकर बनी है। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं भूकंप आने के कारण। तो सबसे पहले आप समझना भूकंप क्यों आता है। पहला कारण तो होता है कि भूकंप आने का कारण ये है कि दो प्लेटें आपस में टकरा जाए। क्या हो, एक प्लेट इधर से और एक प्लेटें आपस में खिसक रही है, गतिशील प्लेटें। हमारी पृथ्वी कई प्लेटों से मिलकर बनी है दोस्तों, ये देख ही रहे हैं आप लोग। तो इस प्रकार से हमारी प्लेट एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, दूसरी की तीसरी, इस प्रकार से हमारी पृथ्वी कई प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। और जब दो प्लेटें आपस में टकरा जाती है तो उस क्षेत्र में क्या होता है, भूकंप आता है। जब ये दो प्लेटें आपस में टकरा जाएगी तो क्या आएगा, वहाँ पर भूकंप आएगा। तो पहला कारण हुआ भूकंप का, दो प्लेटों का आपस में टकराना। इसके बाद दोस्तों अगला कारण होता है ज्वालामुखी विस्फोट। अगर बहुत ज़्यादा क्या होगी, किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए। क्या हो दोस्तों, किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट हो जाइए तो फिर क्या होगा, उस क्षेत्र में भूकंप आएगा। किसी भी क्षेत्र में अगर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उस क्षेत्र में क्या आता है, भूकंप आता है। या किसी क्षेत्र में कोई देश परमाणु परीक्षण कर ले या हाइड्रोजन बम परीक्षण कर ले, बहुत विनाशकारी, तो इसके कारण भी क्या आता है दोस्तों, भूकंप आता है। इसके अलावा एक चौथा कारण होता है, ये एक नदी बह रही है, हमने क्या करा, यहाँ पर बहुत बड़ा एक डैम बना दिया दोस्तों। जब डैम बना देंगे तो यहाँ पे पानी स्टोर हो जाएगा। जब एक बहुत बड़ा बांध बना दिया हमने एक नदी के ऊपर, तो क्या हुआ दोस्तों, जब पानी स्टोर हो गया उस नदी में, तो जब पानी स्टोर हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा दोस्तों, इस क्षेत्र की जो प्लेट है वो क्रैक हो जाएगी। जो प्लेट है वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। और प्लेटों के टूटने से क्या होगा, इस क्षेत्र में भूकंप आएगा। तो भूकंप आने के दोस्तों चार कारण देखिए। पहला तो दो प्लेटों का आपस में टकराना। क्या है भूकंप आने का कारण, जब दो प्लेटें आपस में टकराती दोस्तों भूकंप आता है। फिर इसके बाद ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए। ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए तो प्लेटों को बहुत जोर से झटका लगेगा। झटका लगने से भी क्या होगा दोस्तों, भूकंप आएगा। इसके बाद किसी क्षेत्र में कोई सरकार या कोई देश परमाणु परीक्षण या हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर ले तो भी वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, भूकंप आएगा। इसके बाद आगे बात करें तो क्या हो, किसी नदी पर हम बहुत बड़ा डैम बना दें तो इसके कारण भी भूकंप आता है। या फिर किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो जाए तो उससे भी वहाँ पर बड़ी बड़ी मल्टी इमारतें वगैरह बनाई जाएगी और उससे भी क्या होगा दोस्तों, उस क्षेत्र में दबाव बढ़ने लगे और दबाव बढ़ने से क्या होगा दोस्तों, भूकंप आएगा वहाँ पर। तो ये इतने कारणों से भूकंप आ सकता है किसी भी क्षेत्र में दोस्तों। अब देखिए आगे बात करते हैं भूकंप में। अब देखिए, जब भूकंप आता है तो जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है, समझना दोस्तों, सपोज करो कि यहाँ से प्लेट क्रैक हो गई, ये एक प्लेट टूट गई, ये एक प्लेट टूट गई, तो जिस स्थान से भूकंप आता है उसे बोलते हैं हम केंद्र। क्या कहेंगे दोस्तों इसको, जिस स्थान से भूकंप की प्लेट टूटती है या जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और जब भूकंप की उत्पत्ति जिस स्थान से केंद्र होती है और सतह पर जस्ट क्या बनता है, अभिकेंद्र। क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर, अभिकेंद्र। तो देखिए, धरातल के अंदर मतलब जमीन के अंदर जहाँ की प्लेट टूटी है, जिस स्थान की प्लेट टूटी है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई है उसे क्या कहेंगे दोस्तों, केंद्र कहेंगे। और सतह पर सबसे पहले जो भूकंप का प्रभाव आएगा, जिस स्थान पर भूकंप की तरंगे सबसे पहले पहुँचती है उसे क्या कहेंगे, अभिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको अभिकेंद्र कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये भूकंप की प्लेट यहाँ से टूटी और इसका प्रभाव सतह के ऊपर कहाँ पर पड़ा, ये यहाँ पर पड़ा, तो इसे क्या कहेंगे, हम अभिकेंद्र कहेंगे। क्या है दोस्तों ये, तो धरातल के अंदर क्या बनता है, केंद्र बनता है, और सतह के ऊपर क्या बनेगा दोस्तों, अभिकेंद्र बनेगा। तो धरातल के अंदर मतलब जमीन के अंदर क्या बना, केंद्र बना, और सतह के ऊपर क्या बना, केंद्र बना। देखिए दोस्तों, जब भी भूकंप आता है तो तीन तरंगें उत्पन्न होती है। कितनी तरंगें उत्पन्न होती है, तीन तरंगें उत्पन्न होती है दोस्तों भूकंप आता है। तो आप इसके लिए एक कोड याद रख सकते हैं, मेरा नाम क्या है, लखन पवार, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LSP। क्या बोलेंगे हम, LSP। मेरा नाम लोगे तो आपके जीवन में भूकंप आ जाएगा। तो देखिए LSP, L से हो गया। देखिए, जो सबसे पहले तरंग आती है उसे हम बोलते हैं P तरंग। क्या कहेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो तरंग आएगी उसे हम P तरंग कहते हैं। देखिए, तो P तरंग की गति होती है 4 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी गति होती है दोस्तों, देखिए P तरंग को प्राथमिक तरंग या प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। देखिए, P तरंग की गति क्या है दोस्तों, 4 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए, सबसे पहले जो धरातल पर आती है उस तरंग का नाम क्या है, P तरंग। P तरंग या प्राइमरी तरंग, इस तरंग की गति होती है दोस्तों 4 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए, P तरंग क्या करती है, भूकंप को सतह तक लाने का काम करती है। P तरंग का कार्य क्या होता है, भूकंप को सतह तक लाने का, ये सतह पर आकर समाप्त हो जाती है। फिर इसके बाद सेकेंड तरंग आती है, P के बाद आती है, देखिए ये P हो गई आपकी, ये S हो गई, ठीक है दोस्तों। देखिए, ये कौन सी तरंग है आपकी, ये अगली तरंग है आपकी S, और ये P, S और ये L। तो देखिए, सबसे पहले तरंग कौन सी आई दोस्तों, P तरंग। तो P तरंग का कार्य क्या है, भूकंप को पृथ्वी की सतह तक लाकर समाप्त हो जाना।
और पी तरंग की गति होती है 4 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये कम हानिकारक होती है। फिर जो सेकेंड तरंग आती है इसे बोलते हैं एस तरंग। क्या बोलते हैं सेकेंड तरंग को? एस तरंग, द्वितीयक तरंग, सेकेंडरी वेव्स। सेकेंड कौन सी तरंग है दोस्तों? एस तरंग। इसे क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंग या सेकेंडरी वेव्स। इसकी गति होती है 3 से 4 किलोमीटर। कितनी? 3 से 4 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए दोस्तों, ये तरंग धरातल के समांतर चलती है, ये कम हानिकारक होती है। देखिए एल तरंग की गति कितनी होती है? 3 से 4 किलोमीटर पर सेकेंड। एल तरंग की गति क्या है दोस्तों? सॉरी, एस तरंग की गति है 3 से 4 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये तरंग क्या करती है? धरातल के समांतर चलती है। किसके समांतर चलेगी? ये धरातल के समांतर चलती है, ये कम हानिकारक होती है। फिर सबसे लास्ट में आती है एल तरंग। कौन सी तरंग आती है दोस्तों? एल तरंग। एल तरंग की गति होती है 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड। एल तरंग की गति क्या है दोस्तों? 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है। सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी है दोस्तों? एल तरंग। ये एक दूसरे को इस प्रकार से धक्का देते हुए चलती है, एक दूसरे को धक्का देते हुए चलती है, तो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती कौन सी? आपकी एल तरंग। इस तरंग का नाम एल तरंग इसलिए रखा गया क्योंकि इसे एल लाउस ने खोजा था। किसने खोजा दोस्तों? एल लाउस ने खोजा, इसलिए इस तरंग का नाम रखा गया एल वेव्स। तो इसकी गति कितनी हो गई? 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी। देखिए सबसे पहले जो तरंग आती है उसे हम बोलते हैं पी तरंग। धरातल पर सबसे पहले जो तरंग पहुंचती है कौन सी तरंग है? पी तरंग। पी तरंग को बोलते हैं प्राथमिक तरंग या प्राइमरी तरंग। इसकी गति होती है 4 से 8 किलोमीटर। कितनी गति होती है दोस्तों? 4 से 8 किलोमीटर। इसका कार्य होता है भूकंप को पृथ्वी की सतह तक लाना। क्या कार्य है इसका? भूकंप को पृथ्वी की सतह तक लाना। फिर सेकंड तरंग होती है एस तरंग। दूसरी तरंग कौन सी है दोस्तों? हमारी एस तरंग। इसकी गति होती है 3 से 4 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये धरातल के समांतर चलती है, इससे हानि कम होती है। हानि तो होती है पर कम होती है एल तरंग की तुलना में। और सबसे लास्ट में आती है दोस्तों एल तरंग। एल तरंग की गति होती है 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड। एल तरंग की गति कितनी है दोस्तों? 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये एक दूसरे को धक्का देते हुए चलती है और सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंग है। सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंग कौन सी है दोस्तों? एल तरंग। ठीक है, एच.डी. लव ने खोजा इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? एल वेव्स। तो आप मेरा नाम याद रखें LSP। क्या याद रखेंगे? तो तीनों तरंगें याद हो जाएगी आपको LSP। लखन सिंह पंवार। तो एल से एल तरंग, एस से सेकेंडरी तरंग और पी से प्राइमरी तरंग। तो 3 तरंगें आती हैं भूकंप पर। और सबसे ज़्यादा विनाशकारी कौन सी है दोस्तों? एल तरंग। अब देखिए भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी। और भूकंप को जिससे दर्शाते हैं उसे बोलते हैं रिएक्टर स्केल। क्या कहेंगे दोस्तों उसको? सॉरी, जिससे तीव्रता नापेंगे हम, रिएक्टर स्केल। देखिए भूकंप के अध्ययन को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता को किससे नापते हैं? रिएक्टर स्केल से। देखिए भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी, और भूकंप की तीव्रता किससे नापेंगे? रिएक्टर स्केल। और भूकंप को किससे दर्शाएंगे? तो सिस्मोग्राफ से। किसमें दर्शाते हैं दोस्तों? भूकंप को किससे दर्शाएंगे हम? सिस्मोग्राफ से। देखिए सामान्य तो 3 से 4 रिएक्टर। कितना दोस्तों? 3 से 4 रिएक्टर तक के भूकंप हल्के होते हैं। सामान्यतः 3 से 4 रिएक्टर तक के भूकंप कैसे हुए दोस्तों? हल्के भूकंप हुए। अब 4 के बाद रिएक्टर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा भूकंप विनाशकारी होता जाएगा। अगर किसी क्षेत्र में दोस्तों 0.1 की वृद्धि होती है भूकंप की तीव्रता में, कितनी वृद्धि होती है दोस्तों? 0.1 की वृद्धि होती है, तो उस क्षेत्र में इसके पहले जो हानि हो रही थी उसका 25% हानि बढ़ जाता है। समझना कि जैसे किसी क्षेत्र में भूकंप आया 5.1 का और वहाँ पे 4 मकान टूटे थे, अब वहाँ पे हो गया 4.2 का हो गया। कितने का हो गया? जैसे पहले आया था 4.1 का भूकंप, 4.1 का भूकंप आने से वहाँ पर 4 मकान टूटे थे, अब हो गया भूकंप की तीव्रता 4.2, तो उसका 25% बढ़ जाएगा। मतलब 4 मकान की जगह उसका 25% और ज़्यादा हानि होगी उस क्षेत्र में। तो भूकंप की तीव्रता 0.1% बढ़ने पर उस क्षेत्र में 25% हानि और अधिक बढ़ जाती है दोस्तों। अब देखिए विश्व में सर्वाधिक भूकंप आते हैं जापान में। कहाँ पर आते हैं दोस्तों सर्वाधिक भूकंप? जापान में आते हैं प्रतिदिन 3 से 4, और एक वर्ष की बात करें तो 1300 से 1500 भूकंप आते हैं। कितने भूकंप आते हैं दोस्तों? एक वर्ष में लगभग 1300 से 1500 भूकंप आते हैं। सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं जापान में, और एक दिन में जापान में भूकंप आते हैं 3 से 4 भूकंप पर डे आते हैं। तो विश्व का सबसे ज़्यादा भूकंप आने वाला देश जापान है। देखिए भूकंप के अध्ययन को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। रिएक्टर स्केल से हम भूकंप की तीव्रता नापते हैं और सिस्मोग्राफ पर उसको दर्शाएंगे। अब देखिए 3 से 4 रिएक्टर तक के भूकंप सामान्य क्या होंगे? हल्के भूकंप होंगे। 4 रिएक्टर तक के बाद के भूकंप कैसे होंगे? विनाशकारी भूकंप होते जाते हैं। जैसे जैसे उसकी तीव्रता बढ़ती जाती है भूकंप और ज़्यादा विनाशकारी होता जाता है। देखिए दोस्तों, तो ये आपका टॉपिक हो गया भूकंप आने के कारण और भूकंप के क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूले दोस्तों, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू।